हेलो स्टूडेंट्स, आई एम वीरू एंड वेलकम टू विजुअल मैथ्स क्लासेस अगेन। आज के लेक्चर हम लोगों को बेस्ड है डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज पे। अभी जो 12th बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उस पर डेफिनेट इंटीग्रल के फिक्स्ड क्वेश्चन रहने ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज जो है डेफिनेट इंटीग्रल के पते होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उस प्रॉपर्टी को हेल्प से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से होता है क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी के लिए एट फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैं इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करूंगा, और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट और डेफिनिट को क्यों रखा गया, क्यों इंडेफिनिट और डेफिनिट अलग अलग केसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन टोटल दो पार्ट पढ़ने होते हैं। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक पार्ट को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, और सेकंड वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। सेकंड वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल जो होता है वो एक रिजल्ट देगा फंक्शन का। ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रल एक फंक्शन का रिजल्ट देगा, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल जो है एक नंबर का रिजल्ट देगा। ये क्या होगा, डेफिनेट इंटीग्रल एक नंबर होगा और एक फंक्शन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले पते हैं तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को लर्न करना आसान है, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का ही इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, सिंपल एग्जांपल अगर लो तो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x। sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो cos x का आने का है वो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग इनवर्स जाएंगे तो ये प्रोसेस किसका हो जाएगा, इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। और इसी हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, sin x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रल ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x sin x। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएशन का पता था फॉर्मूला। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x का क्या होगा, sin x। अगर log x होता तो 1/x, तो 1/x का log x, e टू द पावर x तो e टू द पावर x, e टू द पावर x, e टू द पावर x। तो डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जिससे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के लिए आसानी से लर्न किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाए कि इंटीग्रल ऑफ cos x किसी से हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल में, ये क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जिस भी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं रिस्पेक्ट में, तो वहां पर रिजल्ट में a प्लस सी लिखते हैं। सी क्या है, तो सी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। सी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट। सी इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। अब सी यहाँ पर क्यों आ रहा है, जब हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट किए थे तब तो सी नहीं था, तो इंटीग्रेट करने पर सी क्यों आ रहा है, क्योंकि कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। यहाँ पर जीरो तो नहीं है, तो अगर हम लोग कंसीडर करें कि यहाँ पर अगर जीरो होता और यहाँ पर कोई कांस्टेंट सी होता तो सी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन उधर जीरो होता, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इनवर्स प्रोसेस में कोई कांस्टेंट मिलना चाहिए। इसी के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, सी इज इंटीग्रल कांस्टेंट। इसका एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, जैसे अगर हम लोग इंटीग्रल ऑफ ई डिफरेंशिएशन पहले करते हैं e टू द पावर ax प्लस बी, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा, और ax का करेंगे तो डिफरेंशिएशन a। b क्या है, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, फ्री फ्रॉम x, x का कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर जब b को डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। लेकिन इनवर्स प्रोसेस जाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस प्रोसेस का इनवर्स में जाएंगे तो इंटीग्रेशन में रिजल्ट क्या मिलेगा, e टू द पावर ax प्लस क्या, b। ओके, अब यहाँ पर a क्या, e टू द पावर ax कोएफिशिएंट है, यानी हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, यानी e टू द पावर ax बाय a को डिवाइड दे देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा b बाई a, और इसी b बाई को यहाँ पर c बोला जा रहा है।
यानी e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होगा और x का कोफिशिएंट जो था वो डिवाइड देंगे और यहाँ पर प्लस जो p बाई a आ रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट, जो कि यहाँ पर हम c से रिप्रेजेंट किए। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऑलवेज क्या आएगा, किसी फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो रिजल्ट जो आता है वो फंक्शन का आता है, एक नंबर का नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या आ रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि ये जो इंटीग्रल, ये तो कॉन्सेप्ट था इनडेफिनेट इंटीग्रल का। अब इसी में अगर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो इंटीग्रेशन, इसमें दो तरह का वैल्यू लाई करते हैं, एक को बोलते हैं लोअर वैल्यू और एक को बोलते हैं अपर वैल्यू। तो ये वाला प्लेस जो होता है लोअर लिमिट का होता है, ये वाला प्लेस अपर लिमिट का। मान लेते हैं यहाँ पर मैं कुछ एंगल रखूँ, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर मैं रख देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है, या यहाँ पर मैंने रख दिया 0 डिग्री और यहाँ पर रख दिया 90 डिग्री, ठीक है, समझने के लिए। तो अगर मैं यहाँ 0 से 90 लूँ तो 0 डिग्री क्या है, लोअर लिमिट का वैल्यू, लोअर वैल्यू, और 90 डिग्री अपर लिमिट का वैल्यू, अपर लिमिट। इसके बीच में बहुत सारे एंगल लाई कर सकते हैं, तो 0 टू 90 के बीच लेते हैं। तो यहाँ पर 0 से 90 के बीच लेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन तो लोग निकाल चुके हैं, sin x प्लस c होगा। तो यानी इस, अब क्या करना, इस लिमिट का यूज कैसे है, तो जो इंटीग्रल का रिजल्ट आएगा, जो इंटीग्रल का आंसर आएगा, उसमें ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 0 डिग्री टू क्या 90 डिग्री। अब हम लोग जो cos x का इंटीग्रेशन निकाले हैं sin x प्लस c, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस अपर वैल्यू को और लोअर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। अपर वैल्यू एंड लोअर वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो अपर वैल्यू इज 90 डिग्री एंड लोअर वैल्यू इज 0 डिग्री। पुट कैसे करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, तो अपर लिमिट को पुट करेंगे तो हो जाएगा x के प्लेस में 90 डिग्री और c तो वैसे ही वैसे सब कांस्टेंट है। अब अपर लिमिट का वैल्यू हो गया, अब यहाँ पर करना माइनस, अब लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे। लोअर लिमिट वैल्यू 0 है तो 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sin 0 डिग्री और ये हो जाएगा क्या, प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर sin 90 डिग्री क्या होगा 1, ये हो जाएगा प्लस c, ये हो जाएगा माइनस sin 0 डिग्री 0 और ये हो जाएगा प्लस c। तो c तो कैंसिल होने वाला है, माइनस हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1। यानी ऑलवेज क्या होता है कि यहाँ पर जो रिजल्ट फंक्शन का आ रहा था इनडेफिनिट इंटीग्रल के केस में, तो फंक्शन का रिजल्ट इसमें भी आएगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंग लोअर लिमिट और अपर लिमिट दो वैल्यू एडजस्ट करते हैं, और जैसे इन दोनों वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे x के प्लेस में 90 या जो भी x प्रेजेंट होगा जिस भी फंक्शन में, या x के प्लेस में उस वैल्यू को रख देंगे, अब माइनस लोअर वैल्यू को रख देंगे। ये सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा, तो एक नंबर के फॉर्म में केवल वैल्यू पुट करें x के प्लेस में, तो एक नंबर एक डिजिट के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कैलकुलेशन में आंसर भी क्या है, नंबर ही आएगा। इसलिए डेफिनेट इंटीग्रल जो रिजल्ट देता है एक नंबर का रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस था इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल का, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल का एक और डेफिनेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एक कर्व के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं हम एक x एक्सिस लिए, आइए y एक्सिस लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक कोई कर्व ड्रॉ कर दिया, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। और x एक्सिस में लोग टू वैल्यू को डिफाइन करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। मान लें कि ये कर्व क्या, एक कंटिन्यूअस कर्व a और b के बीच, तो कंटिन्यूअस कर्व और यानी a और b दोनों में डिफाइंड है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व विद इन स्पेसिफाइड लिमिट। और इसी एरिया को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ fx, इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम लोअर लिमिट a टू अपर लिमिट b, a टू b तक का fx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाला जो वैल्यू है इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम a टू b dx, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस कर्व के एरिया को। तो डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइंस द एरिया अंडर द कर्व विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है, ठीक है। ये कर्व कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, ठीक है। उस हिसाब से ये लोअर और अपर लिमिट की वैल्यू वेरी करेगा। नेगेटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस में अलग हो, पॉजिटिव पार्ट ऑफ x एक्सिस y एक्सिस में अलग नेगेटिव पार्ट होगा,
इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग आगे जाकर करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल के यूज से हम लोग कैसे एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में आपको सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बस आपको प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए। बोर्ड एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको इंटीग्रेशन से क्वेश्चन भी करने हैं खुद से। इंटीग्रेशन इजी है, इसमें कुछ नहीं, कुछ आपको टाइप्स पढ़ने होते हैं इंटीग्रेशन के कि किस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे, और डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन, सारे डिफरेंशिएशन के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को लर्न कर लेंगे ताकि इंटीग्रेशन में उसका यूज है और इंटीग्रेशन में वो फार्मूला इजीली याद हो जाए। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग प्रॉपर्टी को देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम लेंगे, अगर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, अब ये क्या इनडेफिनेट इंटीग्रल, अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो डेफिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट्स द कांसेप्ट ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, यहाँ पर हम लेते हैं लिमिट डिफाइन कर दी a टू b। अगर कोई क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का सिंपल क्वेश्चन, कोई फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, अलजेब्रिक है, कोई भी फंक्शन हो, लेकिन ये लिमिट गिवन है a टू b, तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में, माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा, लेकिन b टू a हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर वो क्वेश्चन में लिखा हो प्रूव दैट, ठीक है, तो प्रूव दैट में क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चंस को उसी फॉर्म में सॉल्व करके ले जाना है जिस फॉर्म में वहां पर प्रूव दैट बोला गया। इसी के लिए हम लोग को सारे प्रॉपर्टी पता होने चाहिए फर्स्ट। सेकंड में अगर क्वेश्चन में लिखा हो सॉल्व, तो भी सारे प्रॉपर्टी पता होने चाहिए कि अगर हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज पता है तो हम लोगों को क्या, हमारे पास ऑप्शन से हम लोग किसी भी प्रॉपर्टी को सॉल्व करके उस क्वेश्चंस को, किसी भी प्रॉपर्टी को हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो किसी भी एक प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स a टू b माइनस b टू a। ऐसा इसलिए होता है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, सपोज दैट मैं इंटीग्रल ऑफ dx लिया, ठीक है, और एक तरफ हम इंटीग्रल ऑफ माइनस dx, ये रिप्रेजेंट कर एफ एक्स की जगह पर 1 लेंगे, एफ एक्स की जगह पर -1, दो फंक्शन ले लेंगे, ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन आएगा x, इसमें इंटीग्रेशन आएगा क्या, -x। अभी दोनों अपोजिट फंक्शन, अभी दोनों का आंसर क्या अपोजिट है, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये अलग वैल्यू देंगे, अलग वैल्यू देंगे। अभी ये क्या इनडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है, तो dx का x dx का माइनस है, अगर मैं इसे डेफिनिट बनाता हूं कुछ भी वैल्यू रखकर, ठीक है, 1 to 2, तो यहाँ पर जो वैल्यू पुट होगा 1 से 2 पुट होगा। और कैसे हम लोग इसको अरेंज करते हैं, तो पहले अपर वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस में, अपर वैल्यू क्या होगा 2, अब माइनस लिखते हैं लोअर वैल्यू 1, तो 2 - 1 इक्वल टू क्या 1, ठीक है। अगर ये 1 इसमें भी आता है तब हम लोग बोलेंगे कि दोनों इक्वल रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग 1 से 2 करते हैं इसमें, ठीक है, तो 1 से 2 करेंगे तब तो देखिए क्या होता है, 1 से 2 करेंगे तो अपर वैल्यू इसमें पुट करेंगे कितना होगा 2, यानी माइनस x पहले से था, और 2 यानी -2, अब माइनस लोअर वैल्यू पुट करेंगे तो x के प्लेस 1 तो -1, तो -2 और ये माइनस माइनस +1, ये तो -1 आ रहा, तब तो ये रिजल्ट इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिमिट को उल्टा कर देते हैं, जो 1 से 2 जा रहा था ये 2 से 1 जाएगा। तो अब जब हम इस लिमिट में जो हम लोग लिए थे इंटीग्रल ऑफ -dx जो 1 से 2 था, अब अगर हम लोग इसे 2 से 1 कर दें तो इसका इंटीग्रेशन तो -x ही होने वाला है, लेकिन अब वैल्यू जो पुट होगा वो 2 से 1 पुट होगा। अब हम लोग पुट करते हैं अपर लिमिट, तो -x में 1 पुट करेंगे तो -1, फिर माइनस लोअर लिमिट तो 2 है, -x में 2 पुट करेंगे तो -2। अब अगर मल्टीप्लाई करें -1 और ये माइनस माइनस +2, तो 2 - 1 क्या होगा 1। तो अब रिजल्ट क्या होगा इक्वल। अब हम लोग यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन हटा के इक्वल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिंपल जितना ये प्रॉपर्टीज है इसे हम लोग बाद में प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से एनालाइज करना है कि वो प्रॉपर्टी को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग कैसे याद रखेंगे कि अगर इंटरवल a b का है तो अगर हम लोग इंटरवल को चेंज करते हैं b टू a ले आते हैं, जो प्लस साइन था वो क्या जाएगा माइनस, जो माइनस साइन होगा वो क्या जाएगा प्लस। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सेकंड हम लोग देखते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या लेते हैं a टू b, इसमें हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ वाई ले लेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू y फ्रॉम a टू b, ठीक है।
तो यहाँ पर देखने से लग क्या रहा कि ये x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, तो दो अलग अलग वेरिएबल का फंक्शन इक्वल कैसे हो सकता है? अगर हम लोग यहाँ पर एक वैल्यू दिए fx इज इक्वल टू 2x, एग्जांपल के लिए एक fy ही लेते हैं और वहां पर लेते हैं 2y, तो ये भले ही दोनों फंक्शन अलग अलग हो, ठीक है, x के टर्म में y के टर्म में, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स तो इक्वल है ना, a टू b। तो जब फंक्शन 2x हो और 2y हो और लिमिट सेम हो तो आंसर भी तो सेम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर x यहाँ पर 1 लेते हैं तो 2 इंटू 1 2 आता है, y इक्वल टू 1 लेते हैं 2 इंटू 1 2 आता है, x इक्वल टू 2 लेते हैं 4 आता है, y इक्वल टू 2 लेते हैं 4 आता है, x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये 20 आता है, y इक्वल टू 10 आता है तो यहाँ पर भी 20 आता है। यानी बोल सकते हैं कि जब लिमिट्स को वैल्यू पुट करने का टाइम आएगा तब तो दोनों इक्वल रिजल्ट देगा, और डेफिनेट इंटीग्रल में तो लोग फाइनल आंसर क्या निकालते हैं, लिमिट्स को पुट करके ही निकालते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन भी हैं तो अगर इक्वल लिमिट के साथ वो लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग को क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, और जो फंक्शन इंटीग्रेट होकर आया होगा उसमें वैल्यू पुट करने पर दोनों पर आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये था सेकंड, जिसमें हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज कहां पर करेंगे, जब हम लोग वेरिएबल को चेंज करते हैं, x से किसी दूसरे वेरिएबल में ले जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है, तो यहाँ पर तब हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नंबर थर्ड, अगर हम लोग बोले कि इंटीग्रल ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x और a टू b लेते हैं, ठीक है, तो a टू b, जैसे हम बोले कि fx कोई कर्व है, ठीक है, fx कोई कर्व है x से किसमें, और इसमें ये एरिया डिफाइन हो रहा है fx का a टू b, तो अगर ये fx कंटिन्यूअस कर्व है, ठीक है, a टू b डिफाइन हो रहा है, तो इसका मतलब a से b तक आने वाले जितने भी पॉइंट्स है वो सब में डिफाइन होंगे, क्योंकि इसका कर्व जो है कंटिन्यूटी में है, तो सारे पॉइंट में डिफाइन होंगे, उसमें से एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट कर लिया क्या, c, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एरिया a से b था कंप्लीट एरिया था, अब हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि अब एरिया a से c तक जाएंगे और फिर प्लस c से b तक जाएंगे, ऐड कर देंगे तो भी आंसर वही आएगा। जैसे स्ट्रेट लाइन में अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में 3 पॉइंट्स को कोलिनियर लेते हैं a b c, तो कैसे प्रूफ करते थे सर कोलिनियर पॉइंट्स, तो a से b तक का डिस्टेंस निकालते थे ab, फिर b से c तक का डिस्टेंस निकालते थे bc, और फिर a से c तक का डिस्टेंस निकालते थे ac, ab प्लस bc प्लस ac कंप्लीट। उसी तरह अगर a से b का टोटल एरिया है तो यहाँ से a से c तक का ये एरिया निकाल लेंगे आधा हाफ, और यहाँ पर c से b तक का ये एरिया निकाल लेंगे हाफ, और टोटल ऐड कर देंगे तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। तो यानी इस फॉर्म को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, a से b में पहले हम लोग कहाँ से जाए, a से c में जाए और सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में, और फिर जो है c से b तक जाए और सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में। बस यहाँ पर आपको बताना होगा कि वेयर c जो है ग्रेटर देन a है और लेस देन क्या है, b है। c क्या है, c a और b का कोई वैल्यू, बीच का वैल्यू जो लाई कर रहा है a और b के इंटरवल में, और इस तरह अगर a का वैल्यू लेंगे तो दो इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट होगा एक सिंगल से, और अगर a b के बीच के वैल्यू 3 वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ पर हम d ले लेते हैं पहले a टू c, c टू d, d टू b, इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में। ये थर्ड प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोग a और b के बीच के वाले वैल्यू को भी लेकर एक इंटीग्रेशन का फॉर्म कर सकते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रल को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है, यहाँ से थोड़ा एडिशन का यूज होगा, एडिशन f ऑफ x, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू b। इसमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी को याद रखने का एक आसान तरीका क्या है कि लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b। अब उसमें से क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है कि ये फंक्शन किसका है, x वाले टर्म का फंक्शन है, तो अगर ये x वाले टर्म का फंक्शन है तो यहाँ पर x वेरिएबल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो f ऑफ x के टर्म में है, और यहाँ पर एक हम लोग क्या निकाले, एक छोटा सा कैलकुलेशन किए थे, इसमें क्या करना, इस कैलकुलेशन में लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो भी होंगे उसको ऐड करना है, और ये वाला x वाला वेरिएबल को क्या करना है, माइनस करना है। तो अब जैसे ये वाला हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक नया फॉर्म ऑफ फंक्शन हो जाएगा, किस टर्म में, तो a प्लस b माइनस x के टर्म में, और इससे अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और ये जो लिमिट हो जाएगा कितना हो जाएगा, a टू b हो जाएगा।
ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बहुत सारे क्वेश्चंस में। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आप लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन एफ में आप लोग फंक्शन चैप्टर डोमेन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन हो आइलेट के अकॉर्डिंग, इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग आइलेट यूज किए थे। आइलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी फंक्शन चाहे वो इनवर्स हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन इस जगह को फिल कर दे, हम लोग x का वैल्यू चेंज करेंगे तो fx का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ पर fx का वैल्यू चेंज होगा। अगर x के जगह पर हम लोग x प्लस 1 कर दें तो जो x के टर्म जहां जहां x था उस जगह पर x प्लस 1 होगा। इसमें भी ठीक इसी तरह है कि f ऑफ x है, अब यहाँ पर f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, तो जहां जहां x होगा गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वो a प्लस b माइनस एक्स का फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ये कैसे चेक करना है, तो दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे और उसमें से जो भी वेरिएबल होगा x का तो x माइनस कर देंगे, y का तो y माइनस कर देंगे। ठीक है, ये था फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 6, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसी पर बेस्ड है। ठीक है, 4 नंबर प्रॉपर्टी पर ही ये बेस्ड है। अगर a टू b के प्लेस में अगर हम एक वैल्यू 0 ले लें और 0 टू a ले लें और ये कर दें हम लोग fx into dx, तो रिजल्ट क्या होगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें a प्लस b माइनस एक्स, तो यहाँ पर अप्लाई करते तो 0 प्लस a 0 प्लस a और माइनस एक्स, तब यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, a माइनस एक्स का आएगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, ये वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये वाला प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा। आप क्वेश्चन देखते साथ समझ आए, जब प्रैक्टिस करेंगे कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करने पर ज्यादा इजी से बनेगा। ऐसे तो कई सारे प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और कभी कभी क्या होगा कि एक ही प्रॉपर्टी को अप्लाई करके वो डायरेक्ट आंसर दे देगा, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 0 टू a हम लोग इसी तरह बनाया जिस पर a टू b a प्लस b माइनस एक्स हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या करना है कि यहाँ पर एक इंटीग्रल लिए f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, अब यहाँ पर माइनस a टू a, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा लिखे जैसे -2 से 2, -3 से 3, -π/2 से π/2, -6 से 6, तो देखकर ही समझ जाना है कि वो क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बनेगा। और क्वेश्चंस इस पर एग्जाम आजकल एग्जाम इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल को प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, लेकिन इसमें डेफिनेशन लगने वाला है इवन और ऑड फंक्शन का। तो इवन और ऑड फंक्शंस का भी कॉन्सेप्ट इसके जरिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोई फंक्शन fx है उसे हम लोग इवन फंक्शन कब डिसाइड करेंगे, तो खुद से क्या करना, वो x के जगह पर f ऑफ माइनस एक्स रख के पुट करना है। ठीक है, तो अगर जो fx होगा जहां जहां x के फॉर्म में जो फंक्शन होगा अब माइनस एक्स में चला जाएगा। अब जो आंसर आएगा f ऑफ माइनस एक्स से वो या तो आ सकता है f ऑफ x पॉजिटिव ऑफ fx या फिर आ सकता है नेगेटिव ऑफ fx, दो आंसर आएगा। तो माइनस एक्स पुट करने पर अगर वैल्यू fx का आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन जो होगा गिवन फंक्शन वो इवन फंक्शन होगा। और माइनस एक्स पुट करने पर अगर माइनस fx आता है तो हम लोग बोलेंगे कि जो गिवन फंक्शन था, जो क्वेश्चन में दिया हुआ कंडीशन जो फंक्शन था वो ऑड फंक्शन होगा। सिंपल एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है sin x और cos x का, sin x एंड cos x का। ये भी मान लेते हैं f ऑफ x और ये मान लेते हैं f ऑफ x cos x। फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पर चेक करते हैं। तो f ऑफ x, ये x है तो sin x है, तो अगर हम लोग x के जगह पर माइनस x करते हैं तो रिजल्ट में जो sin ऑफ x है वो क्या होगा, माइनस sin माइनस x हो जाएगा। और sin माइनस x को हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस sin x। और ये sin x क्या था, शुरू में fx था, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, और ये sin x के प्लेस में क्या लिख सकते हैं, fx। यानी हम लोग लिए थे क्या, f ऑफ माइनस x, माइनस एक्स पुट करने पर माइनस बाहर निकलकर माइनस हम लोग एफ एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स देते लेकिन माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया।
तो ये वाला किस में आ गया, ऑड फंक्शन, यानी sin x या ऑड। अब ये cos x इवन होगा, क्यों इवन होगा, क्योंकि जब हम लोग इसमें माइनस पुट करेंगे, f ऑफ माइनस x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos माइनस x। अब cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा यानी cos x, यानी f ऑफ माइनस x पुट किया तो f ऑफ x है, माइनस fx नहीं है, यानी रिजल्ट क्या होगा, fx, यानी क्या हो गया ये इवन फंक्शन। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसमें डायरेक्टली अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिख जाएगा, -a to a सेम रहेगा, लेकिन एक क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा और एक पॉजिटिव रहेगा। इसमें करना क्या है, पहले हम लोग इसके अकॉर्डिंग याद रखते हैं, इस क्वेश्चन को याद कैसे रखना है। तो यहाँ पर मैंने जो किया a to b, तो यहाँ पर जो x का फंक्शन था वो x वाला फंक्शन किसमें बदल गया, इट कन्वर्ट्स इनटू a प्लस b माइनस x। आइए निकालना कैसे है, तो ये दोनों लिमिट्स को ऐड कर देंगे और जो वेरिएबल यहाँ प्रेजेंट होगा उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें भी ठीक इसी तरह पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। तो माइनस a और a को ऐड कर देंगे, तो a माइनस a ऐड कर दिए और जो वेरिएबल है उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, माइनस x। तो यहाँ पर ऐसा करने पर a प्लस बी माइनस एक्स करने पर फंक्शन किसका बनता है, a प्लस बी माइनस एक्स, जो कैलकुलेशन करके आया था। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है, माइनस एक्स, यानी जो फंक्शन x का है वो बनेगा f ऑफ माइनस एक्स का। ये तो होगा, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना, ये वाला तो हमने समझ लिया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन, इसलिए इसमें हम लोग आते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल केस है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसको fx के साथ ऐड करते हैं, ठीक है, fx के साथ ऐड करते हैं ताकि ये इवन और ऑड फंक्शंस के कंडीशन पर रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर सके। कैसे, तो f ऑफ माइनस एक्स जहां आ गया तो समझ जाना है कि जो फंक्शन है वो माइनस एक्स के साथ सॉल्व होगा। अब माइनस एक्स के साथ सॉल्व होगा तो या तो ये fx देगा या तो माइनस fx देगा। इसी के लिए इवन ऑड का कॉन्सेप्ट इस वाले प्रॉपर्टी से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस a टू a, तो यहाँ पर हम लोग जो इंटीग्रल का डेफिनेट इंटीग्रल का जो लिमिट्स लेंगे वो क्या लेंगे, 0 टू a, ठीक है, 0 टू a लेने वाले हैं। और ये फंक्शन होगा, मतलब ये फंक्शन अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा dx में, मतलब f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 टू a। तो इस वाले प्रॉपर्टी को हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हम लोग को नहीं लिखना, हम लोग को इस पर अब समझना कि ये क्यों आगे क्या रिजल्ट देगा। तो अगर when f of minus x इक्वल टू माइनस fx आता है, माइनस fx, इसे हम लोग डिस्कस किया कि that is fx is क्या, ऑड, fx क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। तो यहाँ पर fx का तो वही होगा जो क्वेश्चन में होगा, लेकिन f ऑफ माइनस x तो हम लोग को निकालना होगा, चेक करना होगा। तो f ऑफ माइनस x रखने पर अगर माइनस fx आ रहा है मतलब फंक्शन ऑड है, और अगर f ऑफ माइनस fx आया तो माइनस fx और प्लस fx 0 हो जाएगा, यानी पूरा डेफिनेट इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और एक तरीके से समझ सकते हैं कि कोई कर्व है, ठीक है, ये वाला कर्व फिर से उसी में आते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर a टू b है, माइनस a टू a कर्व लेने का मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक कर्व किसको बोलते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं 0, ठीक है, और यहाँ पर a होगा, ये माइनस a होगा, ठीक है। तो अगर कोई कर्व तो यहाँ से जितना डिस्टेंस पर उतने डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन पर है, तो यहाँ से ये कर्व ये वाला होगा। तो हम लोग 0 टू a निकाल कर डबल करते, टोटल का नहीं निकल जाएगा, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। तो पहले इसे समझ रहे हम लोग, ठीक है। तो 0 क्यों आया, f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx है और fx का ऑड है, तो माइनस fx ये प्लस fx, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। सेकंड कंडीशन क्या है कि when f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x, यानी fx इज क्या, इवन। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, fx को इवन लेंगे। तो अगर फंक्शन fx इवन हो तो इसमें होता क्या है कि जो f ऑफ माइनस x है वो fx हो जाएगा, और fx प्लस fx क्या होगा, 2fx, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन लेकर इंटीग्रल ऑफ fx कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 0 टू a विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो ये दो वैल्यू आएंगे इस पर, फर्स्ट वाला जो 0 आएगा वो इस कंडीशन पर आएगा, और सेकंड वाला 2 इंटू 0 टू a fx इंटू dx, इसके लिए क्या होगा, ये वाला कंडीशन होगा when f ऑफ x माइनस x इक्वल टू fx। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर 0 टू a ये वाला f ऑफ x, ठीक है, और ये वाला इसका नेगेटिव पार्ट होगा, अगर पूरा ही fx है
तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स ऊपर है तो उसका नेगेटिव पार्ट नीचे बनेगा, ये वाला फंक्शन, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सेंटो सेंटो या मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज, तो उसके नीचे बनेगा, अगेंस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जो है माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये वाला दोनों ऐड करेंगे तो एक बार जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक को वैल्यू लोग जीरो से ए निकाल लेते हैं और डबल कर देते हैं तो पूरा निकल जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। बस यहाँ पर देखना क्या है, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इसके थ्रू याद रखना। किसी किसी क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आता है इवन और ऑड फंक्शन को चेक करना, ठीक है। तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे और डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते समय इस प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी के सिमिलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट चेंज है। जैसे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, ठीक है, dx, यहाँ पर होगा 0 से 2a। यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, सेम हम लोग ऐसे ही करेंगे 0 to a। अब कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 प्लस 2a, x का वेरिएबल है तो माइनस एक्स कर देंगे, तो यानी 2a माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। 2a माइनस एक्स यानी न्यू फंक्शन में हम लोग fx के साथ वहाँ f ऑफ माइनस एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर fx के साथ 2a माइनस एक्स ये लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दो रिजल्ट आएगा कि इफ when f of 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, ठीक है। ये इवन और कॉन्सेप्ट नहीं है, बस 2a माइनस एक्स पुट करने पर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार माइनस एफ एक्स आ जाएगा और एक बार एफ एक्स आ जाएगा। अगर माइनस एफ एक्स आता है 2a माइनस एक्स पुट करने पर तो ये माइनस एफ एक्स हो जाएगा और ये प्लस एफ एक्स साथ कर जाएगा 0। अब व्हेन सेकेंड टाइम में क्या होगा कि अगर हम लोग 2a माइनस एक्स सॉल्व करते हैं और अगर एफ एक्स आ जाए तो इस कंडीशन में एफ एक्स और यहाँ पर रिजल्ट आएगा एफ एक्स का, ये इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2fx, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट होगा क्या 0 to a। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि कई सारे क्वेश्चंस में सॉल्व होंगे, ठीक है, 0 से 2a एंड माइनस टू a। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा पीरियोडिक फंक्शंस पर बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड। तो पीरियोडिक फंक्शन पहले किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक फंक्शन अब हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। पहले पीरियोडिक फंक्शन के लिए मैं सिंपल कहूंगा कि f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, ठीक है। अ फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन इफ f ऑफ t प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये t क्या है, तो t उस फंक्शन का क्या होगा, पीरियड होगा, ठीक है, पीरियड। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर मान लेते एफ एक्स की जगह पर हम साइन एक्स ले लिए, ठीक है, ये हो गया एफ एक्स की जगह क्या ले लिया हम लोग, साइन एक्स। अब हम लोग ये x है तो अब यहाँ पर क्या t प्लस एक्स है, तो जहाँ x है उस जगह पर हम t प्लस एक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये चेक करना है कि एफ एक्स का साइन एक्स लिए और एफ ऑफ t प्लस एक्स ये दोनों आपस में इक्वल है, तो साइन फंक्शन लिए तो t प्लस एक्स के साथ साइन ऑफ t प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये साइन एक्स साइन t प्लस एक्स का कब इक्वल होगा, ये वाला रिजल्ट जो है ये कब देगा। तो t जो पीरियड है यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, तो 0 से 2 पाई के बीच में 2 पाई ही एक ऐसा एंगल है जिसे अगर हम लोग पुट कर दें साइन 2 पाई प्लस एक्स तो रिजल्ट क्या आएगा, साइन एक्स का आएगा। तो यानी हम लोग समझ सकते हैं कि t की जगह पर 2 पाई जो है 2 पाई लेने पर साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी साइन 2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स, यानी 2 पाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स जो फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, पीरियड। अब हम लोग पाई बाय 2 नहीं लिख सकते कि पाई बाय 2 में रेशियो चेंज हो जाएगा, तो ये सेम रिजल्ट नहीं आएगा, इसलिए पाई बाय 2 इसका पीरियड नहीं हो सकता। पाई नहीं लिख सकते क्योंकि पाई प्लस में पाई में रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में आने से नेगेटिव आंसर आएगा, इसलिए ये भी नहीं लिख सकते। 3 पाई बाय 2 भी नहीं लिख सकते कि इसमें भी रेशियो चेंज होता है। तो यानी 2 पाई ही एक ऐसा वैल्यू है 0 से 2 पाई के इंटरवल में, इस इंटरवल में जिसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसमें 2 पाई एक ऐसा वैल्यू है जो t की जगह पर पुट कर दें तो sin 2 पाई प्लस एक्स जो एफ एक्स है वो sin x हो जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं sin x के लिए जो पीरियड होगा क्या होगा, 2 पाई, जिससे हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी t क्या होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए, क्योंकि 2 पाई की जगह पर अगर हम लोग 4 पाई लेंगे, 6 पाई लेंगे, 8 पाई लेंगे तो भी sin x का ही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसमें जो लीस्ट है
वही डिफाइन करेगा उस गिवन फंक्शन के पीरियड को। यहाँ पर अगर हम लोग देखें 10 का तो साइन कॉस, लेकिन 10 में क्या होता है, 10 में t की जगह पर हम लोग लेते हैं क्या, पाई प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला कोऑर्डिनेट तो 10 ही का है, तो 10 में हम लोग वहां पर जाके क्यों चेक करें, वो तो वहां से आने से पहले यहीं पर डिफाइन होगा, बीच में ही डिफाइन होगा कि 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10x, क्योंकि 180 में तो नो चेंज और 10 180 प्लस थीटा उसी का कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो होगा नहीं 10x, तो 10 और कॉट के लिए जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा। इसी के लिए यहाँ पर आपको ये इंटरवल तो पता ही होना चाहिए, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन, थर्ड रोटेशन, एंगल्स इसमें फॉर्म होते जाते हैं, ठीक है। तो t क्या एक लीस्ट वैल्यू है, t को क्या बोलेंगे हम लोग, पीरियड बोलेंगे किसके, गिवन फंक्शन का, अगर वो इस कंडीशन को क्या करे, डिफाइन करे, f ऑफ t प्लस x रहने पर fx आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी की, पीरियोडिक फंक्शन पर प्रॉपर्टी कैसे देते हैं। जैसे अगर हम लोग माने कि इंटीग्रल ऑफ fx, ठीक है, फ्रॉम 0 टू n इंटू टी, ठीक है, n इंटू टी, अच्छा t क्या था, पीरियड था, अब n आ गया मतलब इंटीजर, मतलब पीरियड में क्या होता है, एंगल, अब n आ गया तो मल्टीपल ऑफ एंगल, 2 पाई 4 पाई 6 पाई पाई 3 पाई 5 पाई, मल्टीपल ऑफ एंगल, t मींस एंगल, पीरियड। तो इस अगर क्वेश्चन इसमें है, कोई प्रॉपर्टी इसमें है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, n इंटू इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम 0 से t विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। नंबर 2, अगर हम लोग ऐसे लिखें इंटीग्रल, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में इंटीग्रल ऑफ fx फ्रॉम t टू nt, ठीक है, t का मतलब जो उसका पीरियड था फंक्शन का वो रहेगा, और उसके मल्टीपल में जितने आंसर वो भी उसका कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। हम लोग देखें एग्जांपल 4 पाई 6 पाई 7 8 पाई सब सेटिस्फाई कर रहे थे, अगर मल्टीपल ऑफ nt रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर होगा n-1 इंटीग्रल ऑफ 0 टू t fx, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट इस पे अगर मान लेते हैं इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर यहाँ पर एक मल्टीपल mt ले लिए और दूसरा वाला मल्टीपल nt ले लिए, दो मल्टीपल ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा n माइनस m इंटीग्रल ऑफ 0 टू t fx इंटू क्या dx, ठीक है। अब इसे याद कैसे रखना मैं बताता हूँ ट्रिक, n इंटू टी, n को बाहर कर देंगे 0 से t, एन टी क्या है, टी लोअर लेंगे, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, एन टी माइनस टी, टी कॉमन लेंगे तो एन माइनस वन, तो इसमें एन माइनस वन को बाहर करके 0 से टी लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, एन टी माइनस एम इंटू टी, तो इसमें टी को बाहर करेंगे तो एन माइनस एम आएगा, तो एन माइनस एम को बाहर रख के 0 से टी लेंगे, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। आपका भले ही तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए हो, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस वैसे जरूर सॉल्व करने चाहिए जो कि आपको आगे डेफिनेट इंटीग्रल पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ताकि आपके आने वाले फर्दर एग्जाम के लिए भी वो क्या इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी को इग्नोर करके हम लोग उसी प्रॉपर्टी को सिर्फ नहीं देखेंगे जो 12th पर, हम लोग साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज या उसके टच में कुछ क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चन जरूरी सॉल्व करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए क्या है, हेल्पफुल हो, ठीक है। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट, हम पीरियोडिक फंक्शन 12th में था, पीरियोडिक फंक्शन कॉन्सेप्ट 12 में पढ़ना था, इसलिए पीरियोडिक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, लेकिन इसका प्रॉपर्टी कुछ क्वेश्चंस में होंगे या नहीं होंगे, इसलिए हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस में पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर पीरियोडिक फंक्शन के साथ साथ उसके प्रॉपर्टी भी देख लिए, ताकि क्वेश्चंस अगर आगे कहीं मिलते भी हैं तो हम लोग इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन के बाद मैं मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस को यहाँ पर देखूंगा, मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चंस, ठीक है, मॉड, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ये बहुत आसान है कि मॉड ऑफ एक्स, आप जानते हैं कि मॉड ऑफ एक्स एक्स है और ये मॉड ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स। मॉड ऑफ एक्स दो वैल्यू देता है, एक एक्स और एक माइनस है। एक्स कब देगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस एक्स कब देगा, एक्स लेस देन 0। अब यही वाला मॉड वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लोग इंटीग्रेशन में लगाते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मान लेते हैं a टू b ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर भी fx दो कंडीशन देगा, ये fx देगा और दूसरा माइनस fx देगा, जिसमें x और माइनस fx, ठीक है। fx कब देगा, तो when fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस fx कब देगा, when fx लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, a b के बीच के सारे पॉइंट्स को निकालेंगे, ठीक है। ये जो मॉड ऑफ fx है, या तो fx हो सकता है या तो माइनस fx, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो अगर ये fx
ठीक है। ये कर्व अगर fx का है और हम लोग सपोज दैट यहाँ पर a और b है, तो a और b के बीच तो सारे वैल्यू होंगे, तो उस सारे वैल्यू को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस फंक्शन में टेकिंग fx इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इस पर है एग्जाम में, ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, बस fx की जगह पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक कुछ भी हो, तो उस अंदर वाले फंक्शन को हम लोग क्या लेंगे, 0 के इक्वल लिखेंगे, नीचे लिखेंगे क्या, टेकिंग दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब एक इक्वेशन बन गया, फंक्शन क्या हो गया, एक इक्वेशन हो गया, तो यहाँ से x के कुछ वैल्यू आएंगे, तो मान लेते कंसीडर कर लिए कि एक वैल्यू अल्फा है और दूसरा वैल्यू बीटा है, तो जो भी वैल्यू बाहर आएगा fx को सॉल्व करने के लिए, अब इसको प्लेस कर देते हैं, मान लीजिए इसको प्लेस कर दी इधर, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, यानी हम लोग ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यानी बोल सकते हैं a से ग्रेटर है अल्फा, अल्फा से ग्रेटर है बीटा और बीटा से ग्रेटर है b, ये वाला अरेंजमेंट आ गया सामने। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो वैल्यू आए वो इन दोनों के बीच लाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग जब डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे जो इस इंटरवल के बाहर हो। मैंने कंसीडर किया कि जो वैल्यू आ रहा है वो इंटरवल के क्या है, बीच है, तो हम लोग अल्फा और बीटा इसके बीच लिए। अब इस एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पूरा का एरिया को हम लोग फाइंड आउट करते हैं और अगर कुछ पॉइंट्स डिफाइन हो जाए, तो हम लोग उस पॉइंट तक रुक के, फिर उस पॉइंट से आगे वाला पॉइंट तक रुक के, फिर उस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक रुक के एरिया को ब्रेक करके निकालेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो कंप्लीट एरिया निकल जाएगा। यानी हम लोग इसे ही हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले a टू अल्फा मॉड ऑफ fx रिस्पेक्ट टू x, फिर सेकंड इंटीग्रल बनेगा मॉड ऑफ fx, क्योंकि यहाँ पर मॉड ऑफ fx है तो अभी मॉड ऑफ fx लेके चल रहा है, सेकंड इंटीग्रल बनेगा, ये अल्फा तक स्टॉप था, या भाई अल्फा शुरू होगा ये बीटा तक जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर थर्ड इंटीग्रल बनेगा मॉड ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ये बीटा तक स्टॉप था, तो ये बीटा से जाएगा लोअर लिमिट, बीटा लोअर वैल्यू हो जाएगा, इस अपर वैल्यू का जाएगा b। तो इसी फंक्शन को हम लोग ब्रेक करके 3 डेफिनेट इंटीग्रल में लिख दिए। अब यहाँ पर जो मॉड ऑफ x सब में है, कोई मॉड ऑफ x fx आएगा और किसी का रिजल्ट जो है माइनस fx आएगा। अब ये कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और सारे पॉइंट्स को लिख देंगे, a अल्फा बीटा और क्या b, सारे पॉइंट्स को लिख दिए। अब इस सारे पॉइंट्स में देखना क्या है, fx का साइन को चेक करना, साइन स्कीम फॉर fx, ये जो नंबर लाइन है किसके लिए, फॉर fx है। इसमें साइड स्कीम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू fx में रखकर देखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू fx में रखेंगे, फिर इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच, मान लेते 20 से ग्रेटर कोई वैल्यू रखें, उसमें प्लस आ गया fx, ये fx का रिजल्ट, इसके बीच का कोई वैल्यू रखें तो fx क्या आ गया, नेगेटिव, इसी तरह इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, एज्यूम कर रहे हैं। तो अब हम लोग को देखना है कि जो हम लोग इंटरवल सेलेक्ट किए हैं 3 इंटरवल्स फॉर क्या, मॉड ऑफ x के लिए, उसमें क्या रिजल्ट आ रहा है, उसी साइन के साथ हम लोग fx को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर a टू अल्फा में माइनस आ रहा है, तो ये जो मॉड ऑफ fx है वो माइनस fx बन जाएगा और यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, a टू अल्फा fx dx। अब fx अल्फा से बीटा प्लस आ रहा है तो प्लस ही रहेगा, तो इंटीग्रल ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x अल्फा टू क्या, बीटा, फिर प्लस यहाँ पर बीटा टू b, तो माइनस आ रहा है तो माइनस अब प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बीटा टू b और ये हो जाएगा fx क्या dx। ठीक है, तो ये था इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रॉपर्टीज जो डेफिनेट इंटीग्रल के उसको समझ में आएंगे। आप खुद से इस प्रॉपर्टी को लिखकर प्रैक्टिस करें और सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से एनालाइज करें, उसे समझें कि उस प्रॉपर्टी को किस तरह से ये रिजल्ट अलग अलग कंडीशन में मतलब इमर्ज हो रहा है। ठीक है, और आपको यही प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और आपको अगर आपको किसी तरह के भी क्वेश्चंस का नीड हो, किसी तरह का क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वी विल मीट अगेन। थैंक यू एंड सी यू।